गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। आज जो भी आहार नाल से रिलेटेड जो भी सवाल एग्जाम में आता है, मैं उसको सलूशन आज पूरा दूंगा। तो आइए आहार नाल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो आहार नाल जो होते हैं निम्नलिखित भाग में बटे होते हैं। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ग्रसनी में दो छिद्र पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखना है। एक होता है निंगल द्वार, निंगल द्वार, और दूसरा होता है कंठ द्वार। निंगल द्वार का काम है भोजन को ढोना, और कंठ द्वार का काम है ऑक्सीजन को ढोना। ऑक्सीजन को ढोना, ऑक्सीजन का O2 होता है सूत्र, समझा पुत्र। ग्रसनी में दो छिद्र हो गया। ग्रास नली क्या होता है? ग्रास नली में जब भोजन आता है तो ये फैलने और सिकुड़ने लगता है। अब जब ये फैलने सिकुड़ने लगेगा तो इस क्रिया को कहा जाता है कर्माणु कुंचन। भोजन आया तो फैल गया, फिर यहाँ से निकल गया, सिकुड़ गया, फिर यहाँ भोजन आया फैल गया, तो इस क्रिया को बोला जाता है कर्माणु कुंचन। कर्माणु कुंचन या कर्माणु कुंचन, समझ गए होगी कंचन लोग। कर्माणु कुंचन कब कहेंगे? जब इसमें फैलने और सिकुड़ने की क्रिया होगी तब। आगे चलते हैं। फिर अमाशय आती है। अमाशय शरीर के बाईं ओर होती है, एक थाली के जैसा रचना में होती है, और इसमें भोजन 3 से 4 घंटा तक स्टोर रहती है। 3 से 4 घंटे के बाद आगे या उसके पहले पहले ही खाली हो जाता है अमाशय। अमाशय 3 भाग में बटा होता है, देखो कौन कौन से भाग होते हैं। अमाशय का पहला भाग होता है कार्डियक, दूसरा होता है फुंडिक, और तीसरा होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक, ये अमाशय के 3 भाग हो गए। अमाशय का अगर शेप देखा जाए तो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर जे के जैसा होता है। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर जे के समान होता है। सो दोस्तों आगे चलते हैं। अमाशय 3 भाग, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। छोटी आंत के बारे में जानकारी लेते हैं। छोटी आंत लगभग जो होती है लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। लगभग मैं बता रहा हूं, कोई एक्चुअली मान नहीं है। 6 से 7 मीटर लंबी हो गई। 6 से 7 मीटर लंबी, और ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ये लगभग में होती है, याद रखिएगा। ये भी सवाल कई बार पूछा है कि छोटी आंत की लंबाई कितना मीटर होती है। अगर 6 है तो 6 भी हो सकता है ऑप्शन में, या अब ये लिख सकता है 5 से 6 मीटर या 6 से 7 मीटर। तो आप चूज कर लीजिएगा कि कौन सा होगा। 5 तो नहीं होगा, 6 से अधिक होगा, लगभग में 6। छोटी आंत जो है 3 भागों में बटे होते हैं। आइए छोटी आंत कौन कौन से 3 भागों में बटे होते हैं। पहला होता है ग्रहणी, जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, छोटी आंत के ये 3 भाग जो होते हैं। इसका अगर शेप की बात किया जाए तो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर सी के समान होता है। इलियम यानी छोटी आंत के सबसे निचली भाग होती है। इसमें भोजन का पूर्ण रूप से पाचन और अवशोषण होता है। यहाँ पे अवशोषित हो जाती है। भोजन के साथ जो भी अच्छे पदार्थ खाए हो सब अवशोषित करके खून में भेज दिया जाएगा, और बेकार पदार्थों को बड़ी आंत में भेज दिया जाएगा। बड़ी आंत दोस्तों लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, 1.5 मीटर लंबी होती है, और लगभग ये 3.5 से लेकर 4.5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। लंबी और चौड़ी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये बड़ी आंत जो है 2 भागों में बटा होता है। ये कौन कौन से 2 भाग में बटे होते हैं, तो आइए जानते हैं 2 भाग। पहला जो होता है एक कोलन
और दूसरा होता है मलाशय। कोलन जो होती है बड़ी आंत के ऊपर वाला भाग होती है। कोलन बड़ी आंत के ऊपर वाला भाग, और ये कोलन जो होती है तीन भाग में बटे होते हैं। ऊपरी गामी कोलन, इसके बाद होता है अधोगामी कोलन, और एक होता है ऊपरी गामी कोलन, अधोगामी कोलन और अनुप्रस्थ कोलन। अनुप्रस्थ कोलन यानी कोलन को तीन भागों में बांट दिया गया दोस्तों, ऊपरी गामी कोलन, अधोगामी कोलन और अनुप्रस्थ कोलन। इसके बाद बचता है इधर में मलाशय। बड़ी आंत के दो भाग कोलन और मलाशय। मलाशय में मल जमा होते हैं। ये हल्की मात्रा में पानी को अवशोषित करता है, अन्यथा ना के बराबर ही करता है। इसके बाद ये मलाशय एक छोटा छिद्र के द्वारा बॉडी के बाहर ओपन होता है। अब जब बॉडी के बाहर ओपन होगा तो मलाशय में जो भी मल रहेगा वो सभी के सभी खेत में चले जाएंगे दोस्तों। ये समय समय पर ओपन होते हैं, याद रखना है। इसके बाद आगे ले चलते हैं। बड़ी आंत और छोटी आंत जिस जगह पे मिलता है उस जगह को बोलते हैं सिक्कम। बड़ी आंत और छोटी आंत जिस स्थान पे मिलता है उस जगह को बोलते हैं सिक्कम। और सिक्कम के स्थान पर एक उंगली के जैसा ऐसे लटका हुआ रचना होता है, उस रचना को बोलते हैं अपेंडिस। अपेंडिस, इससे एक नहीं कई बार सवाल आया, अपेंडिस अंग है तो कौन सा अंग है जी? अपेंडिस। तो अपेंडिस जो अंग है ये अपसेसी अंग है। कौन सा अंग है दोस्तों? अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग मतलब इसका कोई उपयोग नहीं है बॉडी में। इसके बाद और दोस्तों आगे ले चलता हूं, यानी छोटी आंत से भी सवाल आया है कि भोजन का पाचन अवशोषण आहार नाल के कौन से भाग में होता है? छोटी आंत के इलियम में होता है। छोटी आंत की लंबाई पता चल गया होगा आपको। बड़ी आंत दो भागों में बट गया। इसका लंबाई 1.5 मीटर लगभग और 3.5 से 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ये लगभग मैं बता रहा हूं। इसके बाद ये बड़ी आंत दो भागों में बटा, कोलन और मलाशय। कोलन जो है तीन भागों में बट गया, ऊपरी गामी कोलन, अधोगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन। मलाशय में मल जमा रहता है और एक छोटा छिद्र के द्वारा ओपन होता है जिससे मल को बाहर निकाला जा सके। इसके बाद यहाँ पे है दोस्तों आहार नाल से जुड़ी ग्रंथियां। आहार नाल से कौन कौन सी ग्रंथियां जुड़ी होती है, आइए थोड़ा सुना चर्चा कर लेते हैं। आहार नाल से जुड़ी ग्रंथियां लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि से लार स्रावित होती है और लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथियां दोस्तों 3 जोड़ी होती है। और 3 जोड़ी कौन कौन होती है? 2 पैरोटिड लार ग्रंथि, 2 सबलिंगुअल लार ग्रंथि और 2 सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रस को लार कहते हैं। लार में एक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। वो कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को मुख गुहा से पाचन की क्रिया शुरू कराते हैं। एक नंबर का ये भी सवाल आता है कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो बक्कल कैविटी, मनुष्य का आहार नाल का पहला भाग आता है मुख गुहा। मुख गुहा से भोजन का पाचन शुरू होता है। इसके बाद आगे ले चलते हैं। लार ग्रंथि हो गया। लार ग्रंथि के बाद आता है यकृत। यकृत जो होता है शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। इसका अगर वजन की बात किया जाए तो 1.5 kg होती है। 1.5 kg का यकृत होती है और यह शरीर के दाईं ओर होती है। जैसे अमाशय बाईं ओर होती है उसी प्रकार से यकृत दाईं ओर होती है। इसमें पित्त रस स्राव होता है और पित्ताशय में जमा होता है जो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। पित्ताशय जो होता है हरा रंग का होता है और इसमें क्षारीय द्रव भरा होता है। जब भोजन हम लोग करते हैं तो उसे क्षार बनाकर, अम्लीय भोजन को क्षार बनाकर उसे पचाने में मदद करता है। सो दोस्तों ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि आपको बोर्ड लेवल पर एग्जाम की तैयारी पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद अग्नाशय। अग्नाशय ये पत्ते की तरह ग्रंथि होती है और अमाशय
के जस्ट नीचे ही होती है। और इसका अगर वजन की बात किया जाए तो लगभग 60 ग्राम की होती है। ये जो होती है इसमें दो तरह की कोशिकाएं होती है, याद रखना है आपको। एक होता है एसिनोई समूह और दूसरा होता है लैंगरहैंस की दीपिका समूह। लैंगरहैंस की दीपिका समूह जो होती है ये 3 प्रकार की इसमें कोशिका पाई जाती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका। लैंगरहैंस की दीपिका समूह के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये ब्लड में शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। लेकिन कभी कभी ये कंट्रोल नहीं होती है, बढ़ जाती है, तो लोगों में हो जाता है मधुमेह, डायबिटीज रोग, शुगर के रोग। किसके कारण से होता है? इंसुलिन के कारण से, इंसुलिन के कम स्राव होने से होता है। सो दोस्तों यहाँ से 1 नंबर का सवाल आता है कि मधुमेह कैसे होता है, किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होती है, याद रखना है। और बाकी जो भी था इसमें सवाल जो भी आता है वो सब खत्म हो गया, अब इससे ज्यादा आता ही नहीं है। मनुष्य का आहार लगभग कितना मीटर होता है? 8 से 10 मीटर, पता है आपको। मुख गुहा से शुरू हो गया, मलाशय में समाप्त हो गया, बहुत सारे भाग में बट गए। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और उन लोगों के पास शेयर करें जो आपका जान पहचान या तो फिर अनजान लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।